हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरे चैनल पे जो कोई भी नया आ रहे हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो को लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताना कि आज की स्टोरी आप लोग को कैसी लगी। तो चलिए स्टोरी शुरू करते हैं। पिछले पार्ट में हमने देखा था विंग वांगजी को आईवान से मिलने से मना कर देता है। वांगजी विंग को देखता है और कहता है, मैं बस आईवान को देखना चाहता हूँ। वांगजी की बात सुनकर विंग गुस्से से कहता है, मैंने कहा ना, आप आईवान से नहीं मिल सकते। विंग की बात सुनकर वांगजी गुस्से से कहता है, आखिर मैं अपने बेटे से क्यों नहीं मिल सकता? वो मेरा भी बेटा है। तुम उससे मिलने से मुझे नहीं रोक सकते। वांगजी की बात सुनकर विंग गुस्से से कहता है, वो आपका बेटा नहीं है। अब जाओ यहाँ से। अगर आप यहाँ से नहीं गए तो मैं अभी के अभी पुलिस को इस बारे में इन्फॉर्म करूँगा। विंग की बात सुनकर वांगजी गुस्से से कहता है, और तुम क्या कहोगे कि तुम एक फादर को उसके बेटे से मिलने से रोक रहे हो? वांगजी की बात सुनकर विंग कहता है, मैंने कहा ना, आईवान सिर्फ और सिर्फ मेरा बेबी है। उसे मैंने जन्म दिया है, तो इसलिए वो मेरा बेबी हुआ। विंग की बात सुनकर वांगजी कहता है, मैं भी देखता हूँ तुम मुझे आईवान से मिलने से कैसे रोकते हो। ये बोलकर वांगजी आईवान के रूम की तरफ देखने लगता है। ये देखकर विंग गुस्से से कहता है, मैंने कहा ना, आप आईवान से नहीं मिल सकते। विंग की बात सुनकर वांगजी कहता है, आखिर मैं क्यों नहीं मिल सकता विंग? क्यों तुम मुझे मेरे बेबी से मिलने से रोक रहे हो? आखिर तुम क्यों नहीं चाहते मैं आईवान से मिलूं? वांगजी की बात सुनकर विंग गुस्से से कहता है, आईवान अभी सो रहा है। मैं नहीं चाहता। आप जाओ और जाकर उसे उठा दो। विंग की बात सुनकर वांगजी कहता है, ओह, तो तुम इसलिए मुझे आईवान से मिलने नहीं दे रहे हो? विंग, मैं सिर्फ दूर से ही आईवान को देखूंगा, फिर चला जाऊंगा। ये बोलकर वांगजी विंग के रूम की तरफ जाने लगता है जहां आईवान बेड पर सो रहा था। विंग वांगजी को रोकने की कोशिश करता है। वो वांगजी को रोकते हुए उसके पीछे जाता है। वांगजी जब रूम के अंदर एंटर करता है तो देखता है आईवान बड़े ही आराम से बेड पर सो रहा था। वांगजी सीधा जाकर आईवान के पास बेड पर बैठ जाता है और आईवान को अपने आंसू भरे आंखों से देखने लगता है। विंग गुस्से में आकर वांगजी के हाथ पकड़कर उठाने की कोशिश करता है। तभी देखता है कि वांगजी की आंखों में आंसू है। विंग एक पल के लिए रुक जाता है और वांगजी के आंखों में देखने लगता है। वांगजी के आंखों में इस वक्त सच्चाई थी जो विंग देख पा रहा था। ये देखकर विंग वांगजी के हाथों को छोड़कर जैसे ही पीछे हटता है, वांगजी उसके हाथों को पकड़कर उसे खींचकर बेड पर लेटा देता है और विंग के ऊपर आ जाता है। वांगजी विंग के आंखों में देखते हुए कहता है, विंग, क्या हम एक नहीं हो सकते? क्या हमारा फैमिली नहीं हो सकता? प्लीज़ विंग, मैं चाहता हूँ तुम और आईवान मेरे पास रहो, मेरे साथ रहो। मैं हमेशा तुम दोनों को अपने पास रखना चाहता हूँ। मैं तुम दोनों का ख्याल रखना चाहता हूँ विंग। वांगजी की बात सुनकर विंग कुछ नहीं कहता। वो बस वांगजी की आंखों में देख रहा था। विंग को वांगजी की आंखों में सच्चाई दिख रही थी। विंग को इस तरह चुप देखकर वांगजी विंग को किस करने लगता है। वांगजी के आंखों में आंसू थे। वो भले ही ड्रंक था, लेकिन वो समझ पा रहा था उसके अंदर जो दर्द था वो विंग के सामने अपने दर्द को बयां कर रहा था। जब विंग को ये एहसास होता है कि वांगजी क्या कर रहा है, विंग वांगजी को खुद से दूर करने की कोशिश करता है। लेकिन जब विंग को एहसास होता है कि उसके फेस पर इस वक्त वांगजी के आंसुओं के बूंदे थे जो लगातार उसके चिक्स पर गिर रहे थे, विंग अपने आंखों को टाइटली बंद कर लेता है और
वांग जी के किस को महसूस करने की कोशिश करता है। अब विंग वांग जी को खुद से दूर करने की कोशिश नहीं कर रहा था। ये देखकर वांग जी विंग को और भी डीपली किस करने लगता है। वांग जी विंग को पैशनेट और डीप किस कर रहा था और ना जाने क्यों विंग भी वांग जी का साथ दे रहा था। ये एहसास विंग को भी नहीं था कि वो क्या कर रहा है। जब विंग को सांस लेने में तकलीफ होती है तो वो वांग जी को खुद से दूर करने की कोशिश करने लगता है। वांग जी को जैसे ये फील हुआ कि विंग उससे खुद से दूर करने की कोशिश कर रहा है तो वो किस को ब्रेक कर देता है। वांग जी विंग के आंखों में देख रहा था। वो दोनों एक साथ गहरी गहरी सांसें ले रहे थे। दोनों ही एक दूसरे के आंखों में देख रहे थे। विंग गुस्से से कहता है, आपकी हिम्मत कैसे हुई मुझे किस करने की। ये सुनकर वांग जी विंग के लिप्स पर एक छोटा सा किस करता है और कहता है, क्या तुम इसके बाद भी कुछ कहोगे। विंग जैसे ही फिर से कुछ बोलने वाला होता है, वांग जी विंग को लाइट किस करता है और कहता है, क्या तुम्हें अब भी समझ नहीं आ रहा है या फिर मैं फिर से किस करूं। वांग जी के इस हरकत से विंग गुस्से से कहता है, ठड़की कहीं का। विंग की बात सुनकर वांग जी हंसते हुए कहता है, ओह, मैं तुम्हारे हिसाब से ठरकी हूँ। क्या तुम देखना चाहते हो ये ठरकी तुम्हारे साथ क्या क्या कर सकता है। वांग जी की बात सुनकर विंग गुस्से से कहता है, सेमलेस पर्सन, हटो मेरे ऊपर से। अब देख लिया ना आईवान को, अब जाओ यहाँ से। विंग की बात सुनकर वांग जी कहता है, मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ। मैं आज तुम्हारे और आईवान के साथ इसी बेड पर सोऊंगा। वांग जी की बात सुनकर विंग गुस्से से कहता है, ये कभी नहीं हो सकता। विंग की बात सुनकर वांग जी कहता है, और क्यों नहीं हो सकता, तुम तो मेरे वाइफ ही हो और मेरी बेबी का मॉम। इस नाते तो मैं तुम्हारे साथ बेड पे सो सकता हूँ। विंग गुस्से से कहता है, नहीं, आप मेरे साथ नहीं सो सकते। और क्या कहा आपने, वाइफी। मैं आपका वाइफी नहीं हूँ। अगली बार से मुझे अपना वाइफी कहा तो मैं आपको छोड़ूंगा नहीं। विंग की बात सुनकर वांग जी कहता है, मैं चाहता भी नहीं हूँ, तुम मुझे छोड़ो। अब मैं और तुम दोनों एक साथ एक ही बेड पर सोएंगे। तुम मेरे नीचे भी सो सकते हो। क्या कहते हो तुम। वांग जी की बात सुनकर विंग गुस्से से कहता है, सेमलेस पर्सन, उठो मेरे ऊपर से। क्या तुम ऐसे ही पूरी रात मेरे ऊपर सोओगे। विंग की बात सुनकर वांग जी हाँ में सिर हिलाता है। ये देखकर विंग वांग जी को घूर कर देखता है और कहता है, इससे पहले विंग और कुछ भी बोल पाता है, वांग जी विंग का मुंह बंद कर देता है और कहता है, तुम इस वर्ल्ड के पहले ओमेगा हो जो तुम मेरे सामने ऊंची आवाज़ में बात कर रहे हो। अगर तुम्हारी जगह कोई और होता तो मैं उसे कब का मार देता, लेकिन मैं तुम्हारे साथ ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। और तुम, अगर तुम्हारी जगह कोई और ओमेगा होता तो मेरे हैंडसम सा अल्फ़ा के लिए कुछ भी करता। वांग जी की बात सुनकर विंग अपने मुंह बनाते हुए कहता है, आप उन्हीं ओमेगास के पास क्यों नहीं चले जाते जो आपके लिए कुछ भी करने को तैयार हो, जो आपके लिए आपके आसपास घूमते हैं, जो आपको इनवाइट करते हैं। आप उनके पास क्यों नहीं चले जाते। विंग की बात सुनकर वांग जी कहता है, मैं उनके पास नहीं जा सकता क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ और अब तो मेरा एक बेबी भी है। तो तुम ही बताओ, मैं किसी दूसरे के पास क्यों जाऊँ। ये बोलकर वांग जी विंग के ऊपर से हट जाता है और साइड में जाकर सो जाता है और विंग को अपनी बाहों में पकड़कर खींच लेता है। अब विंग वांग जी के ऊपर था। विंग का सर वांग जी के चेस्ट पर था। वांग जी के हाथ विंग के बाल पे थे और दूसरा हाथ उसके कमर पर।
ये देखकर विंग वांग जी से छूटने की कोशिश करता है, लेकिन वांग जी की पकड़ इतनी मजबूत थी, विंग चाहकर भी वांग जी से छूट नहीं पा रहा था। विंग थक हार कर वांग जी की चेस्ट पर ही सो जाता है। ये देखकर वांग जी भी अपने आंखों को बंद कर लेता है। ये दोनों एक दूसरे के बाहों में सो रहे थे। अब हमें नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है। जब वांग जी की आइज ओपन होती हैं तो वो अपने ऊपर एक वेट सा महसूस करता है। वांग जी जब अपने ऊपर देखता है तो विंग उसके ऊपर उसके चेस्ट पर सर रख कर सो रहा था। ये देखकर एक पल के लिए वांग जी डर जाता है और अपने आप से कहता है, क्या क्या मैंने इसके साथ कल रात फिर से कुछ किया? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ये बोलकर वांग जी याद करने की कोशिश करता है, लेकिन वांग जी को कुछ भी याद नहीं आ रहा था। अपने आप से कहता है, अगर मैंने विंग के साथ कुछ गलत किया हूँ तो ये मुझे पक्का इस बार नहीं छोड़ेगा। वांग जी अपने मन में ये सब सोच ही रहा था, तभी उसे फील होता है कि विंग मूव कर रहा है, यानी विंग उठने की कोशिश कर रहा था। ये देखकर वांग जी अपने आइज़ को बंद कर लेता है और सोने की नाटक करने लगता है। जब विंग अपने आइज़ को ओपन करता है तो वो देखता है कि वांग जी के ऊपर सो रहा था। विंग अपने फोरहेड को उठाकर देखता है तो उसे वांग जी का फेस दिखाई देता है। विंग एक पल के लिए वांग जी के फेस को देखने लगता है। वांग जी के हैंडसम सा फेस को देखकर विंग एक पल के लिए खो जाता है। विंग अपने आप से कहता है, ये पर्सन इतना ब्यूटीफुल है और हैंडसम है। तभी विंग को याद आता है वो इस पर्सन के बारे में क्या कह रहा है। क्या उसका दिमाग खराब हो गया है? ये सोचकर विंग जल्दी से उठकर वांग जी के ऊपर से हटकर बैठ जाता है और वांग जी को उठाने लगता है। मिस्टर लैन, मिस्टर लैन, प्लीज़, सुबह हो चुकी है, आप यहाँ से जा सकते हैं। प्लीज़ उठो मिस्टर लैन। अब वांग जी विंग की आवाज़ सुनकर उठने की नाटक करता है, क्योंकि विंग उसे कब से उठाने की कोशिश कर रहा था और वांग जी विंग के सामने नींद में होने का नाटक कर रहा था। वांग जी अपनी आइज़ को ओपन करता है और विंग को देखता है और कहता है, गुड मॉर्निंग विंग। वांग जी की बात सुनकर विंग कुछ नहीं कहता। वांग जी कहता है, आज मैं बहुत खुश हूँ विंग, क्योंकि आज मैं तुम्हारे साथ और आइवान के साथ सो रहा था। तुम्हें नहीं पता, मैं इतने सालों के बाद एक सुकून की नींद सोया। मैं हमेशा ड्रीम देखा करता था कि मेरी आंखें खुलती हैं तो मेरी नज़रों के सामने तुम होते हो, लेकिन आज मेरे ड्रीम पूरे हो गए। आज सच में जब मैंने अपने आइज़ को ओपन किया तो तुम मेरी नज़रों के सामने थे। वांग जी की बात सुनकर विंग कहता है, अब चुप रहो, अब सुबह हो चुकी है, अब जाओ यहाँ से। विंग की बात सुनकर वांग जी कहते हैं, ऐसे कैसे मैं चला जाऊँ? मैं सुबह जब भी उठता हूँ तुम्हें पता है ना, मैं कॉफ़ी पिए बिना मैं कहीं नहीं जाऊँगा। तुमसे बेहतर मेरे बारे में कौन जानता है। अब जाओ, जाकर मेरे लिए कॉफ़ी बनाओ, मैं कॉफ़ी पीने के बाद ही यहाँ से जाऊँगा। वांग जी की बात सुनकर विंग गुस्से से वांग जी को देखता है, मैं आपका कोई सर्वेंट नहीं हूँ जो मैं आपके लिए कॉफ़ी बनाने जाऊँ। विंग की बात सुनकर वांग जी स्माइल करता है और कहता है, तुम मेरे सर्वेंट नहीं हो पर मेरे वाइफ ही तो हो ना, या यूँ कहे मेरे बेबी की मॉम। इस नाते तुम मुझे कॉफ़ी या ब्रेकफास्ट बना कर तो दे ही सकते हो। वांग जी की बात सुनकर विंग कहता है, मैं ऐसा कुछ नहीं कर रहा। मैं ना ही आपके लिए कॉफ़ी बनाऊंगा और ना ही ब्रेकफास्ट। अब जाओ यहाँ से। विंग की बात सुनकर वांग जी कहता है, क्या तुम इसी तरह मेहमानों का स्वागत करते हो? वांग जी की बात सुनकर विंग कहता है, बिन बुलाए मेहमान की हम ऐसे ही स्वागत करते हैं। वांग जी और विंग की आवाज़ सुनकर आइवान उठ जाता है और बेड पर बैठ जाता है।
जब आइवान की नज़र वांगजी पर जाती है तो वांगजी की तरफ अपनी दोनों बाहें फैलाकर वांगजी को अपने पास बुलाने लगता है, जैसे वो कहना चाहता हो कि उसे गोद में उठा ले। आइवान की ऐसी हरकत देखकर वांगजी के चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल आ जाती है। वांगजी विंग को देखकर कहता है, अब हटो मेरे सामने से। मेरा आइवान उठ चुका है, अब उससे मुझे गोद में लेने दो। ये बोलकर वांगजी आइवान की तरफ देखता है जो उसे ही बुला रहा था। वांगजी की बात सुनकर विंग गुस्से से आइवान को देखता है और कहता है, आइवान, मैंने कितनी बार समझाया है, किसी अनजान पर्सन के पास नहीं जाना चाहिए। और हाँ, ये तुम्हारे डैड नहीं हैं। मैंने तुमसे कितनी बार समझाया है, ये तुम्हारे डैड नहीं हैं। विंग की बात सुनकर वांगजी कहता है, तुम ये सुबह सुबह मेरे बच्चे को क्या सिखा रहे हो? क्या बच्चों से इस तरह से बात करते हैं? तुम्हें जरा सा भी एहसास नहीं है तुम आइवान से किस तरह से बात कर रहे हो? अब वांगजी आइवान को देखता है और कहता है, बेबी आइवान, आप मम्मा की बात मत सुनना। मैं ही आपका डैड हूँ। आप मुझे डैड बोल सकते हो क्योंकि मैं आपका डैड हूँ। वांगजी की बात सुनकर आइवान हाँ में सिर हिलाता है। आइवान को ऐसा करते देखकर विंग गुस्से से बेड से उठता है और रूम से चला जाता है। विंग सीधा किचन में जाता है क्योंकि उसे वांगजी के लिए ब्लैक कॉफ़ी बनाना था। अगर वांगजी कहा है कि वो कॉफ़ी ब्रेकफास्ट किए बिना अपार्टमेंट से बाहर नहीं जाएगा, मतलब बाहर नहीं जाएगा, इसलिए उसे जल्दी से वांगजी के लिए ब्लैक कॉफ़ी और ब्रेकफास्ट रेडी करके देना होगा ताकि वो यहाँ से चला जाए। विंग सीधा किचन में जाता है। विंग को इस वक्त बहुत गुस्सा आ रहा था। विंग अपना सारा गुस्सा किचन के चीज़ों पे उतार रहा था। विंग गुस्से से कहता है, इसे मेरे हाथों से बना हुआ ब्रेकफास्ट करना है ना? मैं इसे अभी बताता हूँ। ये समझता क्या है खुद को? क्या मैं इसका सर्वेंट हूँ जो मुझे सुबह सुबह उठकर ऑर्डर दिया? जब मैं लैंड मेंशन में रहता था तो मुझे अच्छे से याद है, इसे देखकर सारे सर्वेंट भाग जाया करते थे। कहीं इसलिए इसने मुझे सर्वेंट तो नहीं बना दिया? अगर ऐसा है तो मैं आज इसके लिए ब्रेकफास्ट बना रहा हूँ। इसके बाद से मैं इस पर्सन के लिए कभी ब्रेकफास्ट नहीं बनाऊँगा। मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ मैं अपने आइवान के लिए कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा आइवान इस पर्सन को डैड बुला रहा है जो मैं नहीं चाहता। आखिर आइवान को हो क्या गया है? इस पर्सन को वो डैड क्यों बुला रहा है? क्या मैं उसके लिए काफ़ी नहीं हूँ जो वो उस पर्सन को डैड बुला रहा है? पहले तो मुझे आइवान पे शक था, अब मुझे पूरा यकीन हो गया है आइवान पूरे के पूरे इस पर्सन पर ही गया है। देखो तो कैसे अपने डैड के आते ही अपनी मॉम को भूल गया। मैं कुछ भी कहूँ तो मेरी बातें मानने के लिए तैयार नहीं रहता, और ये पर्सन कुछ भी कहे आइवान उसकी बात आसानी से मान लेता है। मुझे तो ये देखकर बहुत गुस्सा आती है। विंग अपने आप में बड़बड़ाए जा रहा था और वेजिटेबल को चॉप कर रहा था। विंग इस वक्त गुस्से में लग रहा था। कुछ देर बाद वांगजी आइवान को लेकर लिविंग एरिया में आता है और काउच पर बैठ जाता है। वांगजी जहाँ बैठा था वहाँ से विंग साफ साफ दिखाई दे रहा था। वांगजी आइवान को लेकर अपनी गोद में बैठा था और विंग की हरकतें को देख रहा था। किस तरह विंग खुद से बड़बड़ाए जा रहा है, अपना सारा गुस्सा किचन की चीज़ों पर उतार रहा है। वांगजी अब आइवान को देखता है और थोड़ा लाउडली कहता है, आइवान, क्या आपको पता है आपके मॉम इस वक्त गुस्से में है? बिल्कुल वैसे ही जैसे एक हस्बैंड अपने दूसरे हस्बैंड से गुस्से में होते हैं। पता है आपको आइवान, मैंने अपने मॉम को देखा है, जब वो डैड से गुस्सा होती तो वो अपने सारा गुस्सा किचन पर ही उतारती। बेचारा किचन
मॉम के गुस्सा को झेल भी नहीं पाता। यही हाल आपके मॉम का है। देखिए तो जरा वो कैसे सारे गुस्से किचन की चीज़ों पे उतार रहे हैं। किचन का ये हाल है तो वो मेरे हाल क्या करेगा। मुझे तो देखकर ही डर लग रहा है। अगर मैं इन चीज़ों की जगह मैं होता तो आपके मॉम न जाने मेरे साथ क्या करते। वांगजी की बात सुनकर विंग, जो वेजिटेबल चॉप कर रहा था, विंग अपने हाथ में नाइफ लिए किचन से बाहर निकलता है और वांगजी के पास आकर कहता है, अगर मेरे खिलाफ मेरे आईवान को कुछ भी भड़काया ना तो मैं छोड़ूंगा नहीं। और हाँ, मैं कल से देख रहा हूँ, मुझे वाईफाई बुलाना बंद करो। मैं आपका कल केयर इसलिए किया क्योंकि मेरे वजह से चोट लगी थी आपको। आप इस वक्त मेरे वजह से यहाँ हो। मैंने गलती से आपको चोर के जगह ढो डाला, जिसके वजह से मुझे आपका केयर करना पड़ा। मैंने तो कल गलती से मारा है। इस वक्त आप चुप नहीं रहे तो अब मैं जानबूझकर मारूंगा। इसलिए अपना मुंह बंद रखो और मेरे आईवान को भड़काना बंद करो। ये बोलकर विंग वांगजी के सामने नाइफ को दिखाता है। और हाँ आईवान, मम्मा तुमसे नाराज़ हैं, मम्मा तुमसे बात नहीं करेंगे। ये बोलकर विंग किचन की तरफ चला जाता है। जैसे ही आईवान सुनता है कि उसकी मम्मा उससे नाराज़ हो गई तो वो वांगजी के गोद से उतर जाता है और अपने छोटे छोटे कदमों के साथ विंग के पीछे चलने की कोशिश करने लगता है। आईवान अपनी मम्मा को मनाने की कोशिश कर रहा था। मम्मा, मम्मा, मम्मा मुझसे नाराज हो। आईवान ने कुछ नहीं किया। आईवान की बात सुनकर वांगजी स्माइल करता है। विंग गुस्से से कहता है, अब चुप हो जाओ और जाकर जिसे तुम डैड कह रहे थे उसके गोद में बैठ जाओ। और हाँ, मुझसे बात करने की कोशिश भी मत करना। ये बोलकर विंग किचन में चला जाता है। कुछ देर के बाद विंग किचन से बाहर आता है तो देखता है वांगजी आईवान को लेकर डाइनिंग टेबल पर बैठा है और ब्रेकफास्ट का वेट कर रहा है। विंग ब्रेकफास्ट लेकर टेबल पर रख देता है और फिर से वो बाकी की चीज़ों लेने के लिए जा ही रहा था। तभी आईवान वांगजी के गोद से उतर जाता है और विंग की तरफ बढ़ने लगता है। आईवान अपने छोटे छोटे कदमों के साथ विंग की तरफ जा रहा था। वो ठीक से चल भी नहीं पा रहा था। वांगजी अपने बेबी को इस तरह से देखकर एक सैड सा स्माइल करता है। वांगजी अपने मन में कहता है, काश आईवान मैं तुम्हारे बर्थ के समय तुम्हारे मॉम के साथ होता तो शायद मैं तुम्हें बड़े होते हुए अपने आंखों के सामने देखता। काश मैं उस वक्त आप दोनों के साथ होता। पर मैं भले ही उस समय मैं तुम दोनों के साथ नहीं था, पर मैं अगली बार मैं हमेशा तुम दोनों के साथ रहूँगा। ये सोचकर वांगजी विंग की तरफ देखता है और फिर से अपने आप से कहता है, विंग मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ, तुम चाहे जितने भी गुस्से में रहो, लेकिन मैं तुम्हारे साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। मैं तुम दोनों का पूरे अच्छे से ख्याल रखूँगा। तभी वांगजी अपने ख्यालों से बाहर आता है तो देखता है आईवान उसके पैरों के पास खड़ा है और रोनी जैसी शक्ल बनाकर खड़ा है। वांगजी आईवान को अपने गोद में उठा लेता है और कहता है, बेबी आप रो क्यों रहे हो? मम्मा आपसे नाराज़ नहीं हैं, वो तो आपको डरा रहे हैं। आप देखना कुछ देर बाद मम्मा आपसे खूब सारा प्यार करेंगे। वांगजी की बात सुनकर आईवान स्माइल करता है और उसकी गोद में चुपचाप एक अच्छे बच्चे की तरह बैठकर ब्रेकफास्ट करने लगता है। वांगजी अपने हाथों से आईवान को खिला रहा था। आईवान एक अच्छे बच्चे की तरह अपने डैड की बात मान रहा था। जब विंग आता है तो देखता है दोनों ही अपना ब्रेकफास्ट कर रहे थे। विंग गुस्से से घूरकर दोनों की तरफ देखता है और अपने आप से कहता है, देखो तो ये दोनों कैसे मुझे इग्नोर कर रहे हैं। ये मुझे ऐसे दिखा रहे हैं जैसे मैं यहाँ हूँ ही नहीं।
विंग अपनी जगह पर आकर बैठ जाता है और अपने ब्रेकफास्ट को देखता है और उन दोनों को ब्रेकफास्ट को देखता है। आइवान बहुत छोटा था, जिस वजह से वो हल्की चीज़ ही खाया करता था और वांगजी हमेशा उबला हुआ खाना खाता था, जो देखकर विंग इस वक्त अपना मुंह बना रहा था, क्योंकि आइवान भी कभी कभी उबला खाना ही खाना पसंद करता था, बिल्कुल वांगजी की तरह। विंग हमेशा स्पाइसी खाना ही खाता था, उसे उबला हुआ बिल्कुल भी पसंद नहीं था। वो जब लैंड मेंशन में था तो उसके लिए अलग से सर्वेंट स्पाइसी खाना बनाते थे, क्योंकि जेंग जेंग भी स्पाइसी फूड ही खाता था। इसलिए मैडम लैन को पहले से पता था जियांग्स हमेशा स्पाइसी फूड ही खाते हैं और लैंस हमेशा उबला हुआ ही खाते हैं। इसलिए विंग को पहले से पता था कि वांगजी को खाने में क्या देना है, और वो वांगजी को इस तरह खाते हुए देखकर अपना मुंह बना रहा था, कैसे ये दोनों उबला हुआ खाना खा सकते हैं। अगर वो इनकी जगह होता तो भूखा मर जाता, लेकिन वो ऐसा खाना कभी नहीं खाता। आइवान को अच्छे से खिलाने के बाद वांगजी विंग की तरफ देखता है और कहता है, विंग मेरी कॉफ़ी कहाँ है? वांगजी की बात सुनकर विंग गुस्से से अपनी जगह से उठकर किचन में जाता है और वांगजी के लिए कॉफ़ी लेकर आता है। विंग वांगजी की तरफ कॉफ़ी बढ़ाते हुए अपने मन में कहता है, अगर मुझे पहले याद आता तो मैं इसमें थोड़ा सा जहर ज़रूर मिला के देता, ताकि इससे इस ये पर्सन मेरा पीछा छोड़ दे। लेकिन क्या करूं, इस पर्सन के बॉडी के अंदर पहले से ही पॉइजन से भरा हुआ है, शायद पॉइजन भी इसके अंदर काम नहीं करेंगे। विंग को इस तरह सोच में देखकर वांगजी स्माइल करता है और कहता है, क्या तुम मेरे बारे में सोच रहे हो? वांगजी की बात सुनकर विंग अपने ख्याल से बाहर आता है और शौक होकर वांगजी को देखने लगता है। विंग की इस तरह देखते हुए देखकर वांगजी कहता है, तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो और मेरे कॉफ़ी की तरफ ऐसे क्यों देख रहे हो, जैसे इसमें पॉइजन हो? वांगजी की बात सुनकर विंग कहता है, मैंने इसमें कुछ नहीं मिलाया है, अगर नहीं पीना चाहते तो मैं इसे किचन में रख दूंगा। विंग की बात सुनकर वांगजी विंग के हाथों से कॉफ़ी ले लेता है। अब विंग अपनी जगह पर आकर बैठ जाता है और अपना ब्रेकफास्ट करने लगता है। ब्रेकफास्ट खत्म करने के बाद वांगजी विंग को देखता है और कहता है, तुम रेडी हो जाओ, हम साथ में लैंड मेंशन जाएंगे, क्योंकि मुझे पता है तुम आइवान को छोड़ने के लिए लैंड मेंशन ज़रूर जाओगे और मुझे भी वहीं जाना है, तो क्यों ना मैं तुम्हें वहाँ छोड़ दूँ। जल्दी करो, मुझे ऑफिस के लिए देर हो रहा है। ये बोलकर वांगजी अपनी जगह से उठता है और ड्राइवर को इन्फॉर्म कर देता है। वांगजी जब आता है तो देखता है विंग अब भी अपनी जगह पर खड़ा था। वांगजी विंग को देखता है और कहता है, विंग क्या तुम अभी तक रेडी नहीं हुए और आइवान को भी नहीं किया? क्या तुम्हें आज ऑफिस नहीं जाना? वांगजी की बात सुनकर विंग कहता है, मैं ऑफिस जाऊंगा पर आपके साथ नहीं। आप जा सकते हो, मैं आपके साथ कहीं नहीं जा रहा हूँ। विंग की बात सुनकर वांगजी कुछ नहीं कहता। वांगजी सीधा आइवान के पास जाता है और आइवान की तरफ देखकर कहता है, आइवान क्या आप अपने डैड के साथ चलोगे? वांगजी की बात सुनकर आइवान हाँ में सिर हिलाता है। वांगजी स्माइल करता है और कहता है, तो चलो, आज आपको आपके डैड रेडी करेंगे। ये बोलकर वांगजी आइवान को उठाता है और लेकर जाने लगता है। आइवान बहुत खुश लग रहा था, क्योंकि आज उसे उसके डैड रेडी करने वाले थे। आइवान खुशी के मारे वांगजी के चिक्स पर किस कर लेता है। ये देखकर विंग गुस्से से आइवान को घूरता है। वांगजी विंग को देखता है, जो बड़े ही गुस्से से उन दोनों को देख रहा था। ये देखकर वांगजी स्माइल करता है। विंग अपने आप से कहता है, इन दोनों को तो मैं बाद में देख लूँगा। आइवान मेरा एक भी बात मानने को तैयार नहीं रहता, और इस पर्सन को देखो,
इसकी हर एक बात मान रहा है। वांग जी को रूम की तरफ जाते हुए देखकर विंग कहता है, ये पर्सन अपने आप को समझता क्या है? ये मेरे ही अपार्टमेंट में घुस आया है और मुझे ऐसे दिखा रहा है जैसे मैं यहाँ का हूँ ही नहीं। ये ऐसे बिहेव कर रहा है जैसे ये मेरा घर नहीं इसका घर हो। विंग ये बोलकर उन दोनों को पीछे चला जाता है। वांग जी रूम में आने के बाद आईवान से पूछता है, बेबी आपके मम्मा ने आपके क्लॉथ कहाँ रखे हैं, क्या आपको पता है? वांग जी की बात सुनकर आईवान हाँ में सिर हिलाता है, क्योंकि आईवान ज़्यादा नहीं बोलता था। वो बहुत छोटा था और बड़े ही मुश्किल से कुछ ही शब्द बोल पाता था। वांग जी आईवान से पूछता है, तो बताओ डैड को आपके मम्मा ने आपके क्लॉथ कहाँ रखे हैं? ये बोलकर वांग जी इधर उधर देखने लगता है। आईवान अपना एक फिंगर निकालता है और कमर की तरफ इशारा करता है। आईवान को इशारा करते हुए देखकर वांग जी कहता है, ओह यहाँ है। अब वांग जी आईवान को बेड पर बिठा देता है और कमर के पास जाता है। आईवान के जितने भी कपड़े थे उनमें से एक एक करके आईवान के पास ला रहा था और आईवान ना में सिर हिला रहा था। जब विंग आता है तो देखता है आईवान के कपड़े फ्लोर पर बेड पर इधर उधर पड़े हुए थे और वांग जी अपने हाथ में एक दो क्लॉथ लिए आईवान से पूछ रहा है कि क्या आईवान ये पहनना चाहेगा। आईवान ना में सिर हिला रहा था। अब विंग कुछ नहीं कहता। वो अपने हाथ एक दूसरे में बांधे डोर का टेक लेकर खड़ा हो जाता है और अपना सामने का नज़ारा देखने लगता है, क्योंकि वो भी चाहता था कि अब आईवान जो हर दिन उसे परेशान करता है अब वांग जी को करे। वांग जी हर एक कपड़े को आईवान के सामने दिखा रहा था। क्या आईवान ये पहनना चाहेगा? आईवान पर ये बहुत सूट करेगी। लेकिन आईवान ना में सिर हिला रहा था। अब वांग जी आईवान को क्लोथ दिखाकर थक चुका था, क्योंकि उसने आज तक इतना काम नहीं किया जितना आईवान ने आधे घंटे से आईवान के लिए कपड़े सिलेक्ट करने में लगा था। काफ़ी देर थक जाने के बाद वांग जी एक और ड्रेस निकालता है जो देखने में काफ़ी खूबसूरत था। वांग जी उस ड्रेस को देखता है। वांग जी को भी वो ड्रेस बहुत पसंद आती है। वांग जी आईवान के सामने करता है और कहता है, ये कैसा रहेगा आईवान? ये मुझे बहुत पसंद है। वांग जी की बात सुनकर आईवान उस ड्रेस को देखता है और हाँ में सिर हिलाता है। ये देखकर वांग जी खुश हो जाता है। वांग जी जल्दी से आईवान के पास जाता है और उसके फोरहेड पर किस करके कहता है, फाइनली आपको कुछ तो पसंद आया। मुझे तो लगा था आज हम कहीं नहीं जा पाएंगे। वांग जी क्लॉथ को बेड पर रख देता है और आईवान को लेकर बात दिलाने चला जाता है। वांग जी खुद भी बात लेता है और आईवान को भी बात दिलाता है। इन दोनों को जाने के बाद विंग गुस्से से उन क्लॉथ को देखता है जो फ्लोर पर और बेड पर इधर उधर पड़े हुए थे। विंग गुस्से से उन क्लॉथ को लेता है और कमर में उन क्लॉथ को फिर से एडजस्ट कर देता है। वांग जी और आईवान शावर लेने के बाद सीधा रूम में आता है। जब विंग की नज़र वांग जी पर जाती है जो टॉल में था और वांग जी के हाथ में आईवान भी, जो दोनों बहुत क्यूट लग रहे थे। विंग वांग जी को इस तरह देखकर एक पल के लिए खो जाता है। जैसे ही वांग जी की नज़र विंग पर जाती है कि कैसे उसे देख रहा है, वांग जी एक स्माइल करता है और विंग के पास जाता है। विंग के एयर के पास थोड़ा झुककर कहता है, क्या मैं इतना हॉट हूँ? मैं तुम्हारा ही हूँ, मुझे टच कर सकते हो। वांग जी की बात सुनकर विंग की दोनों चिक्स पिंक हो जाती हैं। ये देखकर वांग जी स्माइल करता है और कहता है, क्या तुम शाय फील कर रहे हो? वांग जी की बात सुनकर विंग अपने फेस को दूसरी तरफ कर लेता है। ये देखकर वांग जी स्माइल करता है और आईवान को रेडी करता है। आईवान को रेडी करने के बाद खुद भी रेडी होता है। जब विंग का पूरा ध्यान आईवान पर जाता है तो वो शॉक हो जाता है, क्योंकि वांग जी ने आईवान को कपड़े उल्टे पहनाए थे।
ये देखकर विंग हंसने लगता है। विंग को इस तरह हंसता हुआ देखकर वांग जी घूर कर विंग को देखता है और कहता है, तुम्हें क्या हुआ? तुम इस तरह क्यों हंस रहे हो? वांग जी की बात सुनकर विंग हंसते हुए कहता है, मिस्टर लैंग, क्या बच्चों को इस तरह रेडी करते हैं? विंग की बात सुनकर वांग जी आइवान की तरफ देखता है और कहता है, मैंने आइवान को अच्छे से रेडी कर दिया है। मेरे ख्याल से ऐसे ही रेडी करते हैं ना? विंग हंसते हुए कहता है, मिस्टर लैंग, आपको एक बच्चे संभाले नहीं जा रहे हैं, आप बाकी के बच्चे कैसे संभालेंगे? विंग की बात सुनकर वांग जी स्माइल करता है और विंग के करीब जाता है। वांग जी विंग को एकदम से खींचकर अपने करीब कर लेता है और कहता है, क्या तुम चाहते हो हमारे बाकी की बेबीज हो? मुझे भी लगता है आइवान अब बड़ा हो रहा है, उसे भी अपना भाई बहन चाहिए, तुम्हें नहीं लगता? वांग जी की बात सुनकर विंग घूर कर वांग जी को देखता है और कहता है, मैंने ऐसा कब कहा? वांग जी विंग को देखता है और कहता है, ओह, तुमने अभी तो कहा बाकी के बच्चे। जब विंग को ध्यान आता है कि उसने कुछ देर पहले अभी क्या कहा, तब विंग थोड़ा गुस्सा दिखाते हुए कहता है, मेरा मतलब वो नहीं था, आपके दिमाग में यही सब क्यों चलते हैं? क्या आप कुछ अच्छा नहीं सोच सकते? ये बोलकर विंग वांग जी से दूर हो जाता है। अब विंग सीधा आइवान के पास जाता है और कहता है, मिस्टर लैंग, बच्चों को ऐसे रेडी नहीं करते। अब वांग जी विंग आइवान के सारे क्लोथ को रिमूव कर देता है और विंग अच्छे से आइवान को रेडी करता है, क्योंकि वांग जी ने आइवान के कपड़े उसे उल्टा ही पहनाए थे, इधर का उधर उधर का इधर। जब ये वांग जी देखता है कि उसने आइवान को कपड़े ठीक से नहीं पहनाए हैं, तो वो बड़े ही ध्यान से विंग को देखता है, जो बड़े ही आराम से अच्छे से आइवान को रेडी कर रहा था। वांग जी को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो सीख रहा हो कि बच्चों को कैसे रेडी करते हैं। अब वांग जी को समझ आ गया था कि बच्चे संभालना इतना आसान नहीं है, क्योंकि इतना देर में आइवान ने उसे बहुत परेशान किया है। विंग तो हर रोज़ आइवान को संभालता है, जब 1 घंटे में आइवान ने वांग जी की ये हालत कर दी, विंग तो हर रोज़ आइवान को रेडी करता है, उसकी क्या हालत होती होगी। विंग आइवान को अच्छे से रेडी करता है और वांग जी को देते हुए कहता है, अब आप बाहर जाकर वेट करें, मैं अभी रेडी होने के बाद बाहर आ रहा हूँ। ये बोलकर आइवान विंग बात लेने के लिए चला जाता है। वांग जी आइवान को लेता है और सीधे लिविंग एरिया में चला जाता है। विंग कुछ देर के बाद रेडी होकर सीधा लिविंग एरिया में आता है, तो देखता है आइवान और वांग जी दोनों एक दूसरे से बातें कर रहे थे। आइवान अपनी भाषा में वांग जी से कुछ कहने की कोशिश कर रहा था, जिसे वांग जी समझने की कोशिश कर रहा था। जब वांग जी विंग को देखता है तो कहता है, चले। विंग हाँ में सिर हिलाता है और तीनों लाइन मेंटेन के लिए निकल जाते हैं। अब हमें 1 घंटे बाद का सीन दिखाया जाता है। वांग जी आइवान और विंग के साथ लाइन मेंशन के अंदर एंटर करता है। जब वांग जी अंदर आता है तो देखता है उसकी मॉम और डैड जेंग चेंग, लैंसीचेन, सिचवी एक साथ बैठे हैं और वो सभी आपस में बातें कर रहे थे। जब सभी की नज़र वांग जी विंग आइवान पर जाती है, इन तीनों को एक साथ देखकर वो लोग शॉक हो जाते हैं। फिर जेंग चेंग अपने बगल में बैठे हुए लैंसी चेन को हाथ मारते हुए जेंग चेंग कहता है, सिचेन, क्या तुम भी वही देख रहे हो जो मैं देख रही हूँ? सिचेन कहते हैं, हाँ जेंग चेंग, मैं भी वही देख रहा हूँ जो तुम देख रहे हो। फाइनली हम सब वही देख रहे हैं जो हम में दिखाई दे रही है। तभी जेंग चेंग कहता है, आपका भाई मेरे भाई के साथ क्या कर रहा है? जेंग चेंग की बात सुनकर लैंसी चेन कहते हैं, तुम देख नहीं रहे ये तीनों एक साथ कितने खुश लग रहे हैं, फिर भी तुम मुझसे क्यों पूछ रहे हो? जेंग चेंग, मुझे अब लग रहा है ये तीनों बहुत ही जल्द एक साथ दिखाई देंगे।
वहीं मैडम लैन मिस्टर लैन की तरफ झुककर कहती हैं, हस्बैंड, क्या आप भी वही देख रहे हो जो मैं देख रही हूँ? मिस्टर लैन गुस्से से कहते हैं, हाँ, मैं भी वही देख रहा हूँ जो आपको दिखाई दे रही है। तभी मैडम लैन कहती हैं, आपके बेटे ने ऐसा क्या किया है, विंग इतना जल्दी मान गया? मैडम लैन की बात सुनकर मिस्टर लैन गौर कर देखते हैं। मिस्टर लैन अपनी जगह से उठते हैं और वांगजी के पास आते हैं। आइवान इस वक्त वांगजी के गोद में था। मिस्टर लैन आइवान को वांगजी के गोद से ले लेते हैं, लेने की कोशिश करते हैं। जब आइवान देखता है कि उसके डैड से उसके ग्रैंडपा दूर कर रहे हैं, तो वो वांगजी के गले को टाइटली पकड़ लेता है। ये देखकर वांगजी स्माइल करता है और कहता है, आइवान, ग्रैंडफादर आपके साथ खेलना चाहते हैं, क्या आप ग्रैंडफादर के पास नहीं जाओगे? वांगजी के पास सुनकर आइवान सीधा मिस्टर लैन की तरफ लपक जाता है। ये देखकर सभी लोग शॉक थे। आइवान कैसे वांगजी का बात मान रहा था। मिस्टर लैन आइवान को ले लेते हैं और काउच पर मैडम लैन के साथ बैठ जाते हैं। जब वांगजी देखता है उसके मॉम डैड आइवान के साथ खेल रहे हैं, तो वांगजी विंग को देखता है और कहता है, मैं अभी ऑफिस के लिए रेडी होकर आता हूँ, तुम मेरा वेट करो। वांगजी की बात सुनकर विंग हाँ में सिर हिलाता है। वांगजी रेडी होने के लिए अपने रूम की तरफ चला जाता है। वांगजी अपने रूम में आता है और रेडी होने के बाद बाहर आता है। जब वांगजी रेडी होकर आ रहा था, तभी मिस्टर लैन वांगजी के पास आते हैं। मिस्टर लैन को देखकर वांगजी वहीं रुक जाता है। मिस्टर लैन वांगजी को देखते हैं और कहते हैं, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, तुम मेरे साथ चलो मेरे स्टडी रूम में। ये बोलकर मिस्टर लैन अपने स्टडी रूम की तरफ चले जाते हैं। मिस्टर लैन के पीछे वांगजी भी चला जाता है। जब वो दोनों स्टडी रूम में पहुंच जाते हैं, तब मिस्टर लैन डोर को बंद कर देते हैं। अब मिस्टर लैन वांगजी को देखते हैं और कहते हैं, तुम कल रात को कहाँ थे? और हाँ, मुझसे झूठ बोलने की कोशिश बिल्कुल भी मत करना। वांगजी अपने डैड की बात सुनकर कल रात वो कहाँ था अपने डैड को बता देता है। वांगजी की बात सुनकर मिस्टर लैन कहते हैं, तुम वहाँ क्या कर रहे थे? कहीं तुमने विंग को डराया धमकाया तो नहीं है, जो डर के वजह से आज तुम्हारे साथ है? अगर ये सच हुआ तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। मैं तुम्हें ऐसी पनिशमेंट दूंगा, तुम पूरे लाइफ याद रखोगे। अगर तुम्हें लगता है विंग अकेला है, तो ये समझने की गलती बिल्कुल भी मत करना। विंग के साथ मैं खड़ा हूँ, वो अकेला नहीं है, उसके साथ मैं हूँ। वांगजी अपने डैड की बात सुनकर कहता है, आपको क्या लगता है डैड, मैं वी फुसियान को डराऊंगा धमकाऊंगा और वो डर जाएगा? अब वो पहले वाला विंग नहीं रहा, अब वो बदल चुका है। अब मैं उसे परेशान नहीं करता, बल्कि वो मुझे परेशान करता है। आपको ऐसा क्यों लगता है कि हर वक्त मैं उसे परेशान करता हूँ? वो भी तो मुझे परेशान कर सकता है। आपको पता है, कल रात को उसने मुझे चोर समझकर जमकर पिटाई की। क्या आपको मेरे चोट दिखाई नहीं दे रहे हैं? आपको पता है, वो सुबह सुबह नाइफ लेकर मेरे सामने खड़ा होकर मुझे ही धमका रहा था। मुझसे पूरी वर्ल्ड डरती है, पर मेरा हस्बैंड मुझसे बिल्कुल भी नहीं डरता। आपको क्या लगता आपका होने वाला सन इन लॉ इनोसेंट है? बिल्कुल नहीं। वो अब पहले के जैसा नहीं है, वो बदल चुका है। अब वो खुद के लिए लड़ सकता है। वांगजी की बात सुनकर मिस्टर लैन जोर जोर से हंसने लगते हैं। मिस्टर लैन हंसते हुए कहते हैं, मुझे ये जानकर खुशी हुई कि तुम्हें कंट्रोल करने वाला कोई आ चुका है। और हाँ, याद रखना, उसे हर्ट करने के बारे में सोचना भी मत। मिस्टर लैन की बात सुनकर वांगजी अपने डैड को देखता है और कहता है, डैड, मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ, मैं विंग को कभी हर्ट नहीं करूँगा, बल्कि मैं उसका हमेशा ख्याल रखूँगा और दूसरों से उसे प्रोटेक्ट करूँगा। ये बोलकर वांगजी डोर को ओपन करता है, स्टडी रूम से बाहर चला जाता है। वांगजी के जाने के बाद मिस्टर लैन मायूस हो जाते हैं।
उन्हें वांग जी के लिए बुरा लग रहा था क्योंकि वांग जी विंग से प्यार करता है। वांग जी जब नीचे आता है तो देखता है वहाँ विंग नहीं था। वांग जी जेंग जेंग को देखता है और कहता है विंग कहाँ है। जेंग जेंग वांग जी को देखता है और कहता है वो तो ऑफिस के लिए कब का निकल चुका है। जेंग जेंग की बात सुनकर वांग जी को बहुत गुस्सा आता है। वांग जी गुस्से में ऑफिस के लिए निकल जाता है। वहीं लैंड कंपनी विंग कंपनी में पहुंच चुका था। विंग सीधा अपने केबिन में आता है और अपनी जगह पर बैठ जाता है। विंग अपने आप से कहता है मैं उसकी बात क्यों मानूं, मेरी मर्जी। फिर विंग को ख्याल आता है कि वांग जी को इस वक्त बहुत गुस्सा आया होगा जब उसे पता चला होगा वो ऑफिस के लिए निकल चुका है। कुछ देर बाद वांग जी की कार सीधा लैंड कंपनी आकर रुकती है। वांग जी अपनी कार से बाहर निकलता है और ऑफिस के अंदर आता है। अपना पर्सनल लिफ्ट से अपने फ्लोर पर आता है। वांग जी सीधा अपनी कैबिन में आता है। तो चलिए गाइस, मैं इस स्टोरी को यहीं रोकती हूँ। मेरे दोस्तों और सहेलियों, मैं पूरी ईमानदारी के साथ आपसे सॉरी कहती हूँ क्योंकि मैंने आप सबको जो भी हुआ था मैंने बता दिया था और मैंने ये भी कहा था कि मैं रेगुलर वीडियो अपलोड करूँगी। पर मैं सच कहूँ तो मैं उस घटना से बिल्कुल भी रिकवर नहीं हो पाई थी। मुझे बस थोड़ा सा टाइम चाहिए था जो मैंने ले भी लिया। और दूसरा एक रीज़न ये भी थी, मैंने आगे की स्टोरी नहीं सोचा था और मुझे सोचने में थोड़ा टाइम लग गया। मैंने इस स्टोरी का आगे का लाइन नहीं सोचा था और इसलिए थोड़ा टाइम लग गया। और हाँ, थैंक यू उन सभी को जो लोग मेरे लिए इतने अच्छे कमेंट किए थे। मुझे वो कमेंट पढ़कर सच में बहुत अच्छा लगा। आप सब मेरे हेल्थ से लेकर कमेंट किया था। मैं बहुत खुश हूँ। आप सब जब भी कमेंट करते हो तो मैं हमेशा आप सबके कमेंट पढ़कर मैं बहुत खुश होती हूँ। थैंक यू सो मच उन सभी के लिए जो लोग मुझे सपोर्ट करते हैं। थैंक यू सो मच मेरे दोस्तों और सहेलियों। मैं सच में आप सभी को दोस्तों और सहेली हूँ।